से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मैकेनिज्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का। वैसे तो मैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर की आज बात नहीं करूंगा। मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक क्लास 9, 10th, 11, 12 सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को केमिस्ट्री की ABCD मान के चलता हूं। और जो भी स्टूडेंट देखेंगे मैं चाहूँगा कि साथ साथ चीज़ों को लिख ले या फिर समझने के बाद लिख ले, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और इनके बिना केमिस्ट्री को समझा नहीं जा सकता। सभी लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर समझ के चले तो चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। और मैं उन्हीं कुछ बेसिक्स की आज बातें करूंगा जिसको सीख करके आप केमिस्ट्री को समझने लगेंगे और केमिस्ट्री की किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती है वो सारी की सारी मैटर है। वो चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिसके पास मास हो वो सारा का सारा क्या है, मैटर है। और मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे बातें करेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिवाइड किया गया है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं और ये एक स्पेसिफिक रेशियो में होते हैं। बाकी अगर हम मिक्सचर की बात कर ले तो मिक्सचर में एलिमेंट्स का कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता है, सारी की सारी चीजें आपस में मिक्सअप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट की बात करें हम तो किसी एटम को भी एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, आयरन हुआ, सोडियम, ये सारी चीजें क्या है, एलिमेंट है। अगर हम बात करें कंपाउंड की तो फॉर एग्जांपल H2O, CO2, ये गैस है CO2, वाटर CO2। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हम सैंड ले सकते हैं या फिर सॉल्यूशन। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के। तो इसमें कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता है सैंड में, या फिर सॉइल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो आज के टॉपिक में हम कंपाउंड के बारे में ना बात करके, मिक्सचर के बारे में ना बात करके, हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब है क्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम एटम भी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो टोटल 118 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और उनका अलग अलग से डिस्कशन करना या फिर स्टडी करना उतना इजी नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ने समय समय पर अलग अलग पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया और बनाया भी। कुछ जैसे डोबर्नियर ट्रायड्स, डोबर्नियर ने अपना प्रयास किया, मेंडलीफ ने किया, मोजले ने किया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की और अपने पीरियोडिक टेबल को दिया, जिससे कि हम एलिमेंट्स को आसानी से डिस्कस कर सके। क्लास 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग अलग दिया गया, जैसे रदरफोर्ड ने दिया, सोमरफेल्ड ने दिया, अपना अपना मॉडल दिया। उसके
हम मॉडल्स की बातें नहीं करेंगे, वो सब क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और वो सब हिस्टोरिकल व्यू है। हम यहाँ से केवल बात करेंगे उन सब का एक कंक्लूजन क्या निकलता है, सारे के सारे जो मॉडल्स आए उनका कंक्लूजन क्या होता है, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में कि क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सारे जो मॉडल्स आए उनके बेसिस पे कंक्लूजन ये निकाला गया कि एटम स्फेरिकल होता है और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कुलर शेप है इसको साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस नाम दे दिया, और ये बाहर जो है ऑर्बिट है। ये मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं फिर से कर रहा हूं, ये लेक्चर क्लास 9 और 10 दोनों के बच्चे देख सकते हैं और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये सेकेंड ऑर्बिट है, और भी आगे ऑर्बिट्स आते हैं। थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, जिसको बेसिकली को के एल, अगले वाले ऑर्बिट को एम और नेक्स्ट ऑर्बिट को एन नाम दे दिया गया। इस न्यूक्लियस में अब बात कर लेते हैं, ये तो शेप हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये मैटर की एक अलग दुनिया है, और इसमें एक मैटर को हम मान ले सोलर सिस्टम, और इसको मान के चल लेते हैं कि ये प्लेनेट अर्थ है, और इस प्लेनेट अर्थ पे जैसे हम लोग रहते हैं, ह्यूमन रहता है, वैसे ही इस एटम में कुछ लोग रहते हैं। वो कौन कौन लोग रहते हैं तो देख लेते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और थर्ड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एटम के 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि 0 चार्ज होता है। तो स्पेसिफिकली हम क्या कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और होल एज ए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात कर ले तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। एटम 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो एज ए एटम होल क्या है, न्यूट्रल है। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के रिगार्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक ये स्टोरी याद रह जाए। वैसे हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। स्टोरी में इसलिए बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सके। ओके, तो देखते हैं इस स्टोरी को। मान लो कि एटम की एक अलग दुनिया है, और एटम को एज ए कॉलोनी ट्रीट कर लिया जाए। एटम को हमने मान लिया कॉलोनी। उस कॉलोनी में बीच में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में 2 कोचेज हैं।
एक हो गया फुटबॉल का कोच और दूसरा हो गया क्रिकेट का कोच। तो वो फुटबॉल का कोच है प्रोटॉन और क्रिकेट का कोच हो गया न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं फुटबॉल वाले चार्ज रहते हैं, तो ये चार्ज है। अब इसके बाहर हमारा मैदान के बाहर कॉलोनी में एक घर है। फर्स्ट हाउस है, छोटा है। सेकेंड हाउस उससे बड़ा है। थर्ड हाउस उससे भी बड़ा है। और ये हो गया फोर्थ हाउस। तो हमारी कॉलोनी जो है बन के तैयार हो गई। और ये हमारा ग्राउंड है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट हाउस छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें केवल एक रूम बन सकता है और उस रूम का नाम हमने रख दिया एस। सेकेंड जो रूम है, सेकेंड जो हाउस है, उसमें 2 रूम्स अवेलेबल है। 2 रूम्स हम बना सकते हैं, एस एंड पी। थर्ड जो हाउस है सेकेंड हाउस से बड़ा है, तो इसमें हम 3 रूम्स बना सकते हैं। तो ये बना दिया एस, पी एंड डी। और फोर्थ जो रूम है, फोर्थ जो हाउस है, उसमें हम 4 रूम अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट रूम एस, सेकेंड रूम पी, थर्ड रूम डी और फोर्थ रूम एफ। तो हमारी कॉलोनी तो बन के तैयार हो गई, उसमें हाउसेज भी बन गए और रूम भी बन गया। अब देखते हैं कि इसमें रहना किनको है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो भाई रह रहे हैं न्यूक्लियस में, तो ये कहाँ रहेंगे। अब बाकी बच गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को रहना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इन रूम्स में। तो जो फर्स्ट रूम है वो छोटा है, इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस रूम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया रहने के लिए। सेकेंड जो है इसमें हमने भेज दिया, फिर से एस वाला छोटा रूम है 2 ही लोग रह सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में, एफ इधर है हमारा एफ, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में यहां भी फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, जहां जहां एस है हर तरफ भाई छोटा रूम है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पी है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहां भी 6 बना दो। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 यहाँ पे, तो हर जगह आई थिंक ऑक्युपाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब एक तो हमने स्टोरी के माध्यम से समझा, अब आगे देखते हैं कि इसको साइंटिफिक टर्म्स क्या दिए गए हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो बीच में गोल हमारा मैदान था वो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। बाहर के ये हमारे जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये KLMN नाम दिया गया है। के फर्स्ट हाउस का नाम K, सेकेंड हाउस का नाम L, थर्ड हाउस का नाम M और फोर्थ हाउस का नाम N। इस KLMN को हम नाम दे सकते हैं, मैं कहाँ लिख दूं, इधर लिखता हूं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं, K, L, M एंड N। इन ऑर्बिट्स को हम सेल्स भी नाम दे सकते हैं, सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो SPDF का बात किया हमने, वो सब क्या है, तो जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो SPDF है, ये SPDF है सब सेल्स।
या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं समराइज करना चाहूंगा। कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसी एलिमेंट को हम एटम बोलते हैं। इस एटम में 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता है, सॉरी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही ऑर्बिट होते हैं। 118 एलिमेंट्स के लिए हमें 7 ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये ऑर्बिट्स 7 हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स पाए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर बताते हैं। इन ऑर्बिट्स में सबसेल या ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिट यानी के में केवल एस पाया जाता है। सेकेंड ऑर्बिट एल में एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। थर्ड ऑर्बिट एम में एस, पी, डी तीनों ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। और फोर्थ ऑर्बिट में एस, पी, डी, एफ 4 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, 4 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो आई होप ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्लास वैसे तो क्लास 9 का चैप्टर था। क्लास 9 में ये एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है, और क्लास 10 की भी पढ़ाई हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में हो। इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ और बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इन कॉन्सेप्ट में जो हमें रेगुलर यूज में आएगा हमेशा, पहला कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अभी हमने बात किया कि एटम के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये एटॉमिक नंबर हमें पता चलता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आज भी हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक मास की बात कर लें, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो सबसे पहले हम अपने भी मास की बात कर लेते हैं। मेरा मास क्या होगा, मेरी पूरी बॉडी का मास। तो एटम का मास निकालते समय उसके पाए जाने वाले सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास को मिला दिया जाए तो एटम का मास होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के आगे लगभग निग्लेजिबल होता है, अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि अगर मान लो 1 लाख रुपया हमारे पास है और उसमें 1 रुपया जोड़े या घटाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज्यादा कम होता है कि उसके मास को हम छोड़ भी दे तब भी एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लिख देता हूं। एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है AMU में। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। साइंटिस्ट ने जब कैलकुलेट किया तो प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली आया
1.000 समथिंग। इलेक्ट्रॉन्स से पहले न्यूट्रॉन के मास की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास जब कैलकुलेट किया गया तो वो भी 1.000 के समथिंग आया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया तो वो आया 0.000 यहाँ 7486 करके। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। तो अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इसका 1 है, इसका 1 है, लेकिन इसका क्या है, 0 है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ देते हैं और एटॉमिक मास निकालते समय, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटम का मास। तो एटॉमिक मास निकालते समय केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं और इन्हीं दोनों को ऐड करके एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं बताने वाला हूं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलता है और कैसे हम उन इंफॉर्मेशंस का यूज करके केमिस्ट्री की स्टडी को इजी बना सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, इसीलिए एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसलिए यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है ये देख सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल जरूर ही देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आगे, क्योंकि पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में का काम क्या है, टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड है। कुछ उनमें से मैन मेड एलिमेंट्स है, अप्रोक्सीमेटली 94 या 95 के इक्वल नेचुरल एलिमेंट्स है, बाकी सारे मैन मेड एलिमेंट्स है। अब तक 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया जा चुका है। तो उनका अलग अलग हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कठिनाई होगी, बहुत सालों लग जाएंगे, मर मुरा जाएंगे, कुछ भी हो सकता है हमें उतने ज्यादा एलिमेंट्स की स्टडी करने में। तो हमने क्या सोचा, कुछ ऐसा काम किया जाए, इनको ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज कर दिया जाए कि अगर एक एलिमेंट का स्टडी कर दिया तो उन ग्रुप में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का स्टडी एक ही बार में हो जाएगा और अलग अलग करके 118 एलिमेंट्स का स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया कि इनको पीरियड में रख दिया गया। तो पीरियोडिक टेबल में रखा क्या गया है, एलिमेंट्स को रखा गया है। इन्हीं एलिमेंट्स को हम एटम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटम के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन सारे को रखा गया। एक्चुअल में ये एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का पता चल गया तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वैलेंसी की, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी क्या है अभी कुछ देर में देखेंगे वैलेंसी क्या है, और इसको निकालना बहुत इजी होता है। उससे पहले, वैलेंसी निकालने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है।
यानी कि जो मैंने कुछ देर पहले हाउसेज रूम्स बताए थे, बेसिकली उन्हें हाउसेज रूम्स नहीं बोलते हैं, वो अपना कॉन्सेप्ट है। उसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट, सबसेल ये सब बोला जाता है। तो उन ऑर्बिट्स में, उन ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज किया जाएगा ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। दो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली, एक 288 1832 टाइप का। सेकेंड वाला जो है SPDF के बेसिस पे किया जाता है। तो क्लास 9th और 10th के लेवल के लिए केवल हमारा 288 1832 वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। SPDF वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, वो क्लास 11th के लिए काम आता है। तो अभी हम केवल 288 1832 वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पता करेंगे। वैलेंसी हमें पता चलता है उसके लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन से, उसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे वैलेंसी पता चलता है। और इस वैलेंसी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो वो 1 बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा अगर हमें ये पता चल जाए तो केमिकल रिएक्शंस बनाने में और कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत ही इजी होगा, और हम समझ पाएंगे कि आखिर में यहाँ पे H2O है तो H2O क्यों है, NaCl है तो NaCl क्यों है, ये अभी और बातें करेंगे। तो मेनली वैलेंसी से हमें कितना बॉन्ड फॉर्म होता है, 1 बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 बॉन्ड फॉर्म होगा, 3 बॉन्ड फॉर्म होगा, कि 4 बॉन्ड फॉर्म होगा, ये पता चल जाता है। तो आई होप गाइज सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।